हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस एंड रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर को पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर हम वर्ल्ड कंटेक्स्ट में देखें तो भारत आज आपको जितना भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड दिख रहा है वो शुरुआत से नहीं था। भारत एक समय सोने की चिड़िया कहलाती थी और ब्रिटिश जैसे यूरोपियन कंट्री जो आज आपको 19th और 20th सेंचुरी में आपको जितने रिच दिखते हैं, जितने इकोनॉमिकली आपको डेवलप्ड दिखते हैं, उतना शुरू से नहीं था। 18th सेंचुरी के मिड ऑफ द 18th सेंचुरी को भारत का एक डार्क एज कहा जाता है। लेकिन आप समझिए तो मुगल एम्पायर इस दौरान वीक जरूर हुआ था लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी और बहुत सारे रीजनल पावर्स, ऑटोनोमस स्टेट्स का भारत में उदय आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो मराठाज हो चाहे वो राजपूत हो। और भारत उस समय भी ट्रेड के लिए पूरी तरह से ओपन था और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना हुआ था। अगर आप ब्रिटिश का भारत को अगर समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश किस तरह से भारत में आता है और मुगल एम्पायर के डिक्लाइन को समझिए तो इस पूरा 18th सेंचुरी में आपको 3 थीम इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। पहला है जहां एक तरफ मुगल्स डिक्लाइन कर रहे थे, मुगल्स की पावर डिक्लाइन कर रही थी, वहीं आपको दूसरी तरफ बहुत सारे ऑटोनोमस स्टेट्स जैसे मराठा हो गए, राजपूत हो गए, उनका आपको उदय देखने को मिलेगा। एंड थर्ड वन कि आपको ब्रिटिश सुप्रीमेसी का राइज आपको देखने को मिलेगा, जहां मुगल एम्पायर जो 1526 में बाबर से शुरू होती है और जाके आपका 1707 में औरंगजेब के मृत्यु से उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन औरंगजेब के मृत्यु से ही शुरू होता है और खुद औरंगजेब के पीरियड में, जो औरंगजेब का पीरियड था 1658 टू 1707, 1658 से 1707, इस बीच आपको मुगल एम्पायर का डिक्लाइन का आपको सिम्टम्स देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो फॉरेन पावर्स थे, नादिर शाह जैसे, अहमद शाह अब्दाली जैसे, इन्होंने मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के लिए कैटलिस्ट का काम किया। जो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना, उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक का काम किया। तो आपको ये चीज़ एक बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूँ, एक एक करके हम सब चीज़ को देखेंगे। लेकिन समझिए, मैंने आपको बताया कि औरंगजेब का मृत्यु और औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी, सेकेंड जो फॉरेन पावर्स नादिर शाह जैसे और मोहम्मद शाह अब्दाली के जो इन्वेजन्स हुए भारत में, इसने एक कैटलिस्ट का काम किया। और जो इतनी बड़ी साम्राज्य थी मुगल सल्तनत की, जिनका कि एक कल्चरल अचीवमेंट भी था, उसको तो पूरी तरह से डेजल्ट कर दिया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। मुगल एम्पायर जरूर आप कह सकते हैं कि सरवाइव नहीं कर पाया, लेकिन मुगल एम्पायर के द्वारा बनाए हुए जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे और मुगल एम्पायर से जो अलग हुए रीजनल स्टेट्स थे, देखिए जो भी ऑटोनोमस स्टेट्स का उदय की बात मैं कर रहा हूं, उस समय 3 तरह के स्टेट्स को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला आप सक्सेसर स्टेट्स ले लीजिए, देखिए ये सक्सेसर स्टेट्स क्या है? ये वही स्टेट्स थे जो कि मुगल एम्पायर के प्रोविंसेस थे और मुगल एम्पायर से अलग हुए थे, जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल। इन सभी चीज़ों को देखेंगे कि कैसे हैदराबाद बनता है, अवध बनता है, बंगाल बनता है, हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। सेकेंड आप देखिए, बहुत सारे न्यूली स्टेट्स थे, मराठा हो गए, सिख्स हो गए, जाट्स हो गए, इस तरह के बहुत सारे न्यूली स्टेट्स थे। और आपको इंडिपेंडेंट किंगडम्स भी आपको देखने को मिलेगा, मैसूर, केरला और राजपूत जैसे इंडिपेंडेंट किंगडम। ठीक है,
तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक तरफ जहां मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था और मुगल एम्पायर का पावर डिक्लाइन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ऑटोनोमस स्टेट्स का पावर राइज कर रहा था। लेकिन एक समझने की बात है कि चलिए, मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा है और ऑटोनोमस स्टेट्स, जो भी सक्सेसर स्टेट्स है, न्यू स्टेट्स है, चाहे वो इंडिपेंडेंट किंगडम्स हो, वे राइज कर रहे हैं। लेकिन इन ऑटोनोमस स्टेट्स ने भी ब्रिटिश को भारत में आने से नहीं रोक पाए। ब्रिटिश का हेजेमनी भारत में ये खत्म नहीं कर पाए और ब्रिटिश सुप्रीमेसी का राइज हमें देखने को मिलता है। एक तरफ मुगल डिक्लाइन कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुगल एम्पायर के डिक्लाइन को, मुगल एम्पायर जैसे जैसे वीक हो रहा था, वैसे वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में सिर्फ ट्रेडिंग करने आई थी, उसने पूरी तरह से भारत के पॉलिटिकल पावर को कैप्चर कर लिया। मसाला बेचने से उन्होंने भारत की गद्दी तक का सफर तय किया। तो ये तीन थीम हम लोग समझ चुके हैं कि एक तरफ मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है, एक तरफ ऑटोनोमस स्टेट्स भी का उदय होता है और ब्रिटिश सुप्रीमेसी का भी राइज होता है। अगर आप प्रमुख चैलेंजेस को देखें कि आखिर क्या क्या कारण हो सकते हैं जो कि मुगल एम्पायर्स के डिक्लाइन का वजह बना, तो इसमें बहुत सारे इंटरनल वीकनेसेस थे। मुगल एम्पायर के बहुत सारे इंटरनल वीकनेसेस थे। जैसे अगर मैं एक एक करके बताऊं, तो मैंने आपको बताया पहले भी कि इसका जो सिम्टम्स है, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का सिम्टम्स हमें औरंगजेब के समय से ही देखने को मिलेगा। औरंगजेब का मिसगाइडेड पॉलिसी से ही इस मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की शुरुआत होती है। जहां एक तरफ बाबर ने 1526 में 1526 में इस मुगल एम्पायर की स्थापना की, वहीं औरंगजेब के इन मिसगाइडेड पॉलिसीज ने पूरी तरह से, आप समझिए कि इस मुगल एम्पायर के डिक्लाइन को एक कैटलिस्ट का काम किया। पहला है कि मुगल एम्पायर औरंगजेब के मृत्यु के बाद एक के बाद वीक सक्सेसर्स आए, और ऐसे ऐसे सक्सेसर्स आए जिनका नाम आपको इतिहास में खोजने से नहीं मिलेगा। आप विश्वास कीजिए, आप जाके गूगल कीजिए, तो आपके मुगल औरंगजेब के मृत्यु के बाद कुछ ऐसे भी सक्सेसर्स आए जिनको कि आप गूगल करने से भी नहीं मिलेगा। जैसे मैं बताऊं तो रफ़ी उद दौला, आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। कोई ट्यूबरक्लोसिस से मर रहा है, तो कोई आपका डिसेंट्री से मर रहा है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड, औरंगजेब ने जो अपना एम्पायर को एक्सपेंड करना शुरू किया, एक तरह से आप समझिए तो बियॉन्ड मैनेजेबल लिमिट्स स्टार्ट किया। इतना अपने एम्पायर को वास्ट कर दिया, अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर दिया कि जो ये इसका इन्फ्लेटेड बैलून था, उसको फूटना तो तय था, उसका ब्रस्ट होना तय था। उन्होंने एक तो मराठा से भी पंगा ले लिया, मराठा से भी लड़ाई लड़ा। मराठा से उन्होंने, देखिए 1658 टू 1760, ये अप्रोक्सीमेटली आप देखें तो 50 ईयर्स का समय है, ठीक है। तो अपने पूरे लाइफ पीरियड औरंगजेब 89 ईयर्स के उम्र में इनका मृत्यु होता है। तो 89 ईयर्स में इन्होंने 50 ईयर्स तो इन्होंने ही राज किया, 1658 टू 1707। और इस 50 साल में इन्होंने टोटल 20 साल मराठा से युद्ध लड़ने में, दक्कन में मराठा से युद्ध लड़ने में ही वेस्ट कर दिया। और इसे ही दक्कन अल्सर कहा जाता है। क्या मैंने बताया? दक्कन अल्सर। 20 साल अपना बर्बाद किया और पूरा का पूरा ट्रेजरी, मुगल एम्पायर का पूरा ट्रेजरी इन्होंने बर्बाद कर दिया। और इनकी जो चाहत थी कि मुगल एम्पायर को
विस्तृत करने का, एक्सपेंड करने का, लेकिन एक मैनेजेबल लिमिट से आप ज़्यादा अगर एक्सपेंड करोगे तो आपका सेंटर वीक हो जाएगा। और यही आपको औरंगजेब के समय देखने को मिलता है। उन्होंने अपने एम्पायर को इतना एक्सपेंड किया, इतना वास्ट कर दिया कि उनका जो सेंटर था, उनका जो दिल्ली था, वो वीक हो गया। साथ ही साथ औरंगजेब के बहुत सारे सोशियो रिलीजियस पॉलिसी, बहुत सारे सोशियो रिलीजियस पॉलिसी और उनका जो फंडामेंटलिज्म का पॉलिसी था। देखिए फंडामेंटलिज्म किसको कहते हैं? वैसा पर्सन जो कि बदलना ना चाहे। जैसे अगर आप एक विचारधारा को आप पकड़ के रखें या आप एक ऐसा काम करें जो करते ही जा रहे हैं और उसमें आप कुछ भी हो जाए बिना किसी रीजन का, ठीक है, चाहे उसमें कुछ भी गलती हो लेकिन आप चेंज ना होना चाहे, उसी को फंडामेंटलिज्म कहते हैं। तो औरंगजेब का सोशियो रिलीजियस पॉलिसी, एंटी हिंदूज पॉलिसी और उनका जो फंडामेंटलिज्म पॉलिसी है, इन्होंने एक लार्ज पॉपुलेशन को अपने अगेंस्ट कर दिया और लार्ज पॉपुलेशन रिवेल हो गए इसके। समझ गए? तो मैंने क्या क्या बताया? मैंने एक तो बताया कि एक के बाद एक वीक रूलर्स आए, एक के बाद एक वीक रूलर्स आए। साथ ही साथ इन्होंने अपने टोटल 50 ईयर्स में 20 ईयर्स तो इन्होंने मराठा के साथ युद्ध लड़ने को ही बेकार मतलब ख़त्म कर दिया। राजपूत से भी इन्होंने युद्ध लड़ा, बिन मतलब का पंगा आप बोल सकते हो। अपने पूरे एम्पायर को इन्होंने विस्तृत करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए वो इतना बियॉन्ड मैनेजेबल लिमिट चले गए कि सेंटर ही वीक हो गया। और 20 साल का डेक्कन अल्सर प्लस जब औरंगजेब का मृत्यु होता है, इसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे करके मुगल एम्पायर पूरी तरह से डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है। टोटल 12 लेटर मुगल्स में से 9 का तो क्विक सक्सेशन हो जाता है, मीन्स आए और कब गए आपको पता ही नहीं चलेगा। और नादिर शाह का इन्वेजन, मोहम्मद अब्दाली का इन्वेजन, इन्होंने एक कैटलिस्ट का काम किया। इन्होंने एक कैटलिस्ट का काम किया। फिर आते हैं ब्रिटिश, और धीरे धीरे हमें देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी का राइज होता है। और ब्रिटिश ने जब वे बंगाल में रॉयल फरमान मिलता है उनको, खास करके फारूक सियार ने रॉयल फरमान इशू किया था, हम पढ़ेंगे। उसके बाद भी जब मुगल एम्पायर्स एज ए पेंशनर काम करने लगे, मीन्स नाम का मुगल एम्पायर जो पपेट की तरह ब्रिटिश ने मुगल एम्पायर्स को बैठा दिया, लेकिन उन्होंने इस फिक्शन को इतनी केयरफुली उन्होंने जिंदा रखा कि इन्होंने 1858 तक चलाया। इन्होंने 1858 तक चलाया। समझे कि मुगल एम्पायर एक तरह से पूरी तरह से पपेट का काम, मुगल जो भी रूलर्स थे वो एक तरह से पपेट की तरह यूज कर रहे थे। और मुगल एम्पायर है इस चीज़ का लोगों को भरोसा दिलाया कि आज भी आपका राजा है। जाइए अब जाके दिल्ली के गद्दी में देख सकते हैं कि हाँ है। और इस फिक्शन को उन्होंने जिंदा रखा अंग्रेजों ने। और टोटल 1707 से 1707 जो ये डेट था जब औरंगजेब का मृत्यु होता है, से लेके 1858 अप्रोक्सीमेटली 150 ईयर्स में टोटल 12 मुगल एम्पेरर्स आए। इसमें से जो सबसे लंबा समय पीरियड था वो 2 का था, मोहम्मद शाह और शाह आलम, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं, उस शाह आलम। इसके अलावा जितने भी मैंने बताया 9 मुगल एम्पायर का क्विक सक्सेशन हो गया, तुरंत चले गए। अब हम लोग एक एक करके जितने भी लेटर मुगल्स हैं, जितने भी लेटर मुगल्स हैं, इन सभी को हम लोग देखेंगे। तो 1707 में क्या होता है? औरंगजेब का डेथ होता है। औरंगजेब का डेथ होता है।
और औरंगजेब के डेथ के बाद एट द ईयर ऑफ 89 औरंगजेब का डेथ होता है और इन्होंने अपने 50 ईयर्स में 20 ईयर्स तो मराठा के साथ युद्ध करने में वेस्ट कर दिया, पूरा ट्रेजरी खाली कर दिया। और इनके तीन बेटों के बीच वार ऑफ सक्सेशन होता है। वार ऑफ सक्सेशन मीन्स युद्ध जो जीतेगा वो राजा बनेगा। और यहाँ पे मुअज्जम शाह आलम जीत के दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। मुअज्जम शाह आलम, ठीक है, ये जीत के दिल्ली के गद्दी में बैठता है। और जब ये दिल्ली के गद्दी में बैठता है तो इसको टाइटल दिया जाता है बहादुर शाह प्रथम का। इसको टाइटल दिया जाता है बहादुर शाह फर्स्ट का, ठीक है। लेकिन समझिए 50 ईयर्स तो औरंगजेब ने ही राज किया, तो ये जो मुअज्जम शाह आलम है वे 65 ईयर्स में 65 साल के उम्र में दिल्ली के गद्दी पे, दिल्ली के थ्रोन पे बैठता है। और जब ये दिल्ली के थ्रोन में बैठता है तो जो भी औरंगजेब के नैरो माइंडेड पॉलिसीज है, बहुत सारे औरंगजेब के नैरो माइंडेड पॉलिसीज को इन्होंने रिवर्स करने का कोशिश किया। जो भी गलती औरंगजेब ने की उन सभी को इन्होंने रिवर्स करने का कोशिश की, ठीक है। तो इस जो मुगल एम्पायर के वीकनेस, चाहे आप इंटरनल वीकनेसेस कहें चाहे आप एक्सटर्नल वीकनेसेस कहें, दो तरह की टोटल वीकनेसेस प्लस जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए, इसने पूरे मुगल एम्पायर को डिक्लाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह बनता है। जिसमें से मैंने आपको औरंगजेब का मिसगाइडेड पॉलिसीज बताया और एक के बाद एक वीक सक्सेसर्स बताया। जैसे कि आप इसको देखिए, मुअज्जम शाह आलम, इनका टाइम पीरियड क्या है? आप समझिए 1707 से लेके 1712 मात्र। तो इस तरह से बहुत ही कम टाइम स्पेंस के राजा बनते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा आफ्टर औरंगजेब डेथ, वो देखने को मिलेगा कि वार ऑफ सक्सेशन। मैंने आपको बताया कि जैसे कि औरंगजेब को मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बहादुर शाह प्रथम का बताया, जिसको मैंने मुअज्जम शाह आलम बताया, कि जैसे ही औरंगजेब का डेथ होता है इसके बाद इनके 3 बेटों के बीच वार ऑफ सक्सेशन होता है। और इसमें से एक राजा चुन के आता है, ठीक है। लेकिन हम धीरे धीरे देखेंगे कि जो ये वार ऑफ सक्सेशन से और राजा बनाने का जो कहानी है, इसमें किंग मेकर्स का रोल आने लगा। और ये हमको मुगल एम्पायर में एक नया एलिमेंट देखने को मिलेगा। चाहे जुल्फिकार खान हो, सैयद ब्रदर्स हो, चाहे वो निजामुल मुल्क असफ जहाँ, ये एलिमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब इनके पावरफुल नॉवेल्स जो है वे राजा बनाने लगे। अब इनके जो भी पावरफुल नॉवेल्स हैं वो राजा बनाने लगे। और जो शासन चलाया जाता था इन्हीं पावरफुल नॉवेल्स के द्वारा ही चलाया जाता था। जो राजा थे वो तो सिर्फ एक नामात्र के थे, नामात्र के गद्दी में बैठे हुए थे। तो ये जो वार ऑफ सक्सेशन और किंग मेकर्स, जो किंग मेकर्स बनने लगे, कि मुगल एम्पायर्स के किंग मेकर्स हैं ये जो पावरफुल नॉवेल्स हैं, जिसमें जुल्फिकार खान थे, सैयद ब्रदर्स थे, निजामुल मुल्क असफ जहाँ थे। यह कैरेक्टरिस्टिक्स, एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इन्होंने इतना युद्ध लड़ा कि पूरा ट्रेजरी को खाली कर दिया, पूरा मिलिट्री इनका वीक हो गया। और एक तो मुगल एम्पायर का साइज भी बड़ा था और रीजनल पावर्स भी बढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये सभी एक इंटरनल चैलेंजेस था जिनसे कि मुगल एम्पायर ओवरकम नहीं कर पाया। और मराठा का उदय, एक्सटर्नल चैलेंजेस में देखिए हम लोग तो मराठा का उदय, ठीक है, मराठा का राइज होता है। साथ ही साथ
बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स मैंने बताया आपको। नादिर शाह का इन्वेजन्स हम लोग पढ़ेंगे 1739 में होता है, ठीक है, नादिर शाह का इन्वेजन्स होता है। फिर 1761 में अब्दाली का इन्वेजन्स होता है। अब्दाली ने टोटल 7 बार भारत पे इन्वेजन्स किया, सोच सकते हो आप। और एक तरफ यूरोपियन पावर्स का पावर राइज होता है, यूरोपियन पावर्स एक तरफ राइज होता है। तो ये सभी एक बैकग्राउंड है जो मैंने आपको बताया, जो कि इस मुगल एम्पायर के पतन का कारण बनता है। शुरू होता है औरंगजेब की मृत्यु से, जब बल्कि आप कह सकते हैं कि औरंगजेब से ही शुरू होता है। और औरंगजेब की पॉलिसीज, औरंगजेब का नैरो माइंडेड पॉलिसीज, सोशियो रिलीजियस पॉलिसीज, उनका फंडामेंटलिज्म का पॉलिसीज, और बिन मतलब का फ्रूटलेस वार 20 साल का मराठाज के साथ, जिसने पूरे मुगल एम्पायर के ट्रेजरी को एम्प्टी कर दिया और अपने एम्पायर को मैनेजेबल लिमिट से भी बियॉन्ड भास्ट करने का कोशिश, एक्सपेंड करने का कोशिश, जिसने पूरे सेंटर को वीक कर दिया। ये बहुत ही बड़ा रीजन बनता है। इसके अलावा एक के बाद एक वीक सक्सेसर्स आते हैं, सक्सेसर्स ऑफ वार होता है। और ये जो किंग मेकर्स बनाने की जो बात आती है कि हम किंग मेकर्स बनाएंगे, जो पावरफुल नोबल्स है वे किंग मेकर्स बनाने लगे। जो लेटर मुगल्स हैं उसमें से मैंने आपको बताया कि मुअज्जम शाह आलम, जो कि औरंगजेब का बेटा था, उनके 3 बेटों के बीच वार ऑफ सक्सेशन होता है और मुअज्जम शाह आलम गद्दी में चुन के आता है। और उन्होंने सबसे पहली जो कोशिश की वो किया कि जो भी औरंगजेब के नैरो माइंडेड पॉलिसीज थे उनको उन्होंने रिवर्स बैक किया। 65 साल की उम्र में राजा बनते हैं, दिल्ली के सल्तनत में मुगल सल्तनत के गद्दी पे बैठते हैं और इन्होंने बहुत ही आराम से हिंदुओं के प्रति टॉलरेंट एटीट्यूड अपनाया। जो चीज औरंगजेब ने गलतियां की उन सभी गलतियों को सुधारने की कोशिश किया। साथ ही साथ जो भी रीजनल पावर्स थे, चाहे मराठाज हो, मराठा के शाहू के साथ इन्होंने एक तरह से पीस स्टेब्लिश करने की कोशिश की। इन्होंने राजपूत के साथ पीस स्टेब्लिश करने की कोशिश की। जाट्स और बुंदेलाज इनके साथ भी इन्होंने पूरी तरह से पीस स्टेब्लिश करने की कोशिश की, चाहे वो जाट चीफ चारू मन हो या बुंदेला चीफ छत्रसाल हो। इन सभी के साथ मुअज्जम शाह आलम उर्फ बहादुर शाह प्रथम ने चीफ स्टेब्लिश करने की कोशिश की। यहाँ तक कि ही ट्राइड टू मेक पीस विथ हिज मोस्ट रिबेलियस सिक्स। गुरु गोविंद सिंह के साथ भी इन्होंने पीस स्टेब्लिश करने की कोशिश की और उनको एक हाई मनसब दिया। मनसब मीन्स कुछ टैक्सेस तरह के कुछ जो आपका होता है, ठीक है, हम पढ़ेंगे सब मनसब भी पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन मैं अभी बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद सिख्स ने बंदा बहादुर के लीडरशिप में रिवोल्ट कर दिया मुगल्स के खिलाफ, ठीक। और हम देखेंगे कि बंदा बहादुर भी डिफीटेड होता है मुगल से, लेकिन पूरी तरह से क्रश नहीं होता है सिख्स, और फिर से इनको हम रिकवरी करते हुए देखेंगे। खैर, हमने क्या बताया कि इस मुअज्जम शाह आलम और बहादुर शाह उर्फ बहादुर शाह प्रथम ने जितने भी औरंगजेब के पॉलिसीज थे उनको रिवर्स बैक करने की कोशिश की। हिंदू के प्रति टॉलरेंट एटीट्यूड, और इनके पीरियड में किसी तरह के हिंदू टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन नहीं देखने को मिला। और इनका जो पैसिफिक पॉलिसीज था कि रीजनल पावर्स के साथ पीस स्टेब्लिश करना, मराठा, राजपूत, जाट, बुंदेल और यहाँ तक कि सिख्स के साथ भी इन्होंने कोशिश किया। यहाँ तक कि इन्होंने सिख के साथ भी कोशिश किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है और जो इनका डिमेरिट रहा वो ये रहा कि इनका
जो ये जागीर प्रमोशन बहुत ज़्यादा दिए करते थे, 65 साल की उम्र में बने और एक तरह से उन्होंने ट्रेजरी को खाली कर दिया, जागीर देते हुए, लोगों को प्रमोशंस देते हुए। ठीक है, ये इसीलिए मुअज्जम शाह आलम को साहेब बेखबर कहा जाता था, साहेब बेखबर कहा जाता था। इस चीज़ को समझ गए, इनको टाइटल दिया गया साहेब बेखबर काफ़ी खान के द्वारा, काफ़ी खान के द्वारा। ठीक है, खान के द्वारा इन्हें क्या दिया गया, शाह ए बेखबर, साहेब बेखबर का टाइटल दिया गया। तो एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है, अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो या एनटीपीसी हो गए, रेलवे का एग्ज़ाम दिया जा रहा है, तो साहेब बेखबर ये पूछा जाता है कि किस मुग़ल एम्पायर्स को कहते हैं। अदरवाइज जो भी पीएससी के स्टूडेंट्स हैं वे इन सभी कारणों को याद रखें कि क्या क्या ऐसा मुख्य वजह बना। आपके एग्जाम्स में ही पूछा जाएगा कि आखिर इस मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइंस के क्या वजह बने, तो आपको लिखना पड़ेगा उसमें कि हाँ, पहला वजह कि औरंगजेब का जो पॉलिसी था, उसमें से औरंगजेब के पॉलिसी में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि ये पॉलिसी जो मैंने आपको बताया, फिर आपको लिखना पड़ेगा एक एक करके जो मैंने पॉइंट्स बताया, उन सभी पॉइंट्स को आपको लिखना पड़ेगा, कुछ कुछ लाइन्स उसमें लिखने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। और इस मुअज्जम शाह आलम बहादुर शाह का मृत्यु 1712 में होता है, 1712। तो 1707 में एक तो हम औरंगजेब का मृत्यु देखें, इसके बाद बहादुर शाह प्रथम आते हैं और ये 1712 तक बने रहते हैं और यहाँ भी इनका मृत्यु हो जाता है। और इसके बाद, इनके मृत्यु के बाद हमें देखने को मिलेगा कि एक जो नया एलिमेंट मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि मुगल्स के पॉलिटिक्स में और इनके वार ऑफ सक्सेशंस में एक नया एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। वो यह था कि जो भी पावरफुल नॉवेल्स थे वे इमर्ज हुए एज ए किंग मेकर्स। इन नॉवेल्स का डायरेक्ट एस्पिरेंट्स मुगल की गद्दी को हासिल करना था और इन्होंने क्या किया, जो भी प्रिंसेस है उनको एक मोहरा बना के पावर को कैप्चर करने का, अथॉरिटी को कैप्चर करने की उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की। जैसे जहांदर शाह, जो हम पढ़ेंगे कि अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, कि इस बहादुर शाह प्रथम के बाद इनका जो सक्सेसर बनता है, मुअज्जम शाह आलम का सक्सेसर जो है वो बनता है जहांदर शाह। और इनके सक्सेशन ऑफ वार में विजय के कारण मेन कारण रहता है कि इनके पीछे जो हाथ था वो एक बहुत ही पावरफुल नोवेल जुल्फिकार खान का था। बहुत ही पावरफुल नोवेल किनका था, जुल्फिकार खान का था। ठीक है, तो ये आपको एक नया एलिमेंट मुगल के पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगा कि पावरफुल नोवेल्स एज ए किंग मेकर इमर्ज होके आए, एज ए किंग मेकर इमर्ज होके आए। तो इनके मृत्यु के बाद, बहादुर शाह के मृत्यु के बाद, इनके 4 बेटे के बीच वार ऑफ सक्सेशंस होता है और इसमें से जहांदर शाह विद द हेल्प ऑफ पावरफुल नोबल जुल्फिकार खान ये गद्दी पे बैठते हैं। ठीक है, और लेटरली जहांदर शाह ने जुल्फिकार खान को अपना वजीर बनाया। वजीर कहने का मतलब एक तरह से प्राइम मिनिस्टर्स कर सकते हो, स्टेट का प्राइम मिनिस्टर। और इस जुल्फिकार खान ने जो गलती औरंगजेब ने की थी, जिसको कि बहादुर शाह ने बहुत हद तक ठीक करने का कोशिश किया, इन्होंने भी उसी पॉलिसी को अपनाया। चाहे वो राजपूत राजा के हो, चाहे मराठा सरदार के साथ हो, इनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाने की कोशिश किया। और जाट बुंदेल्स के साथ भी इन्होंने, चाहे जाट चीफ चारुमन हो, चाहे बुंदेल चीफ छत्रसाल हो, इन सभी के साथ इन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस बनाया और सिख्स को कंटिन्यू सप्रेस किया। उन्होंने इस चीज़ को जारी रखा सप्रेस करना, क्योंकि हमने देखा कि गुरु गोविंद सिंह के बाद बंडा बहादुर एज ए लीडरशिप उभर के आता है और इन्होंने रिवोल्ट किया, इनके लीडरशिप में रिवोल्ट होता है। और इन्होंने जजिया को भी इन्होंने एबोलिश कर दिया, इन्होंने जजिया को भी एबोलिश किया।
जजिया क्या होता है आप समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ बता रहा हूँ, ठीक है। जजिया एक तरह से टैक्स होता है, ठीक है। ये उस समय के जो भी इस्लामिक स्टेट्स थे, वे जो भी नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स है उन पे लिया करते थे, जो भी नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स है उन पे ये टैक्स लिया करते थे, ठीक है। इसी को जजिया कहते हैं। तो इन्होंने इस जजिया को एबोलिश कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि बहादुर शाह ने भी इस तरह की पॉलिसीज, जो टॉलरेंट पॉलिसीज है टुवर्ड्स हिंदू, उसको उन्होंने कोशिश किया, और उनके पीरियड में टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ, और इन्होंने इसको एक स्टेप आगे बढ़ा के जजिया जो कर है, जो हेटेड टैक्स था अगेंस्ट हिंदूज, ठीक है, या आप बोल सकते हैं नॉन मुस्लिम एलिमेंट्स, ठीक है, नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स, इन्होंने उसको एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। और साथ ही साथ इन्होंने जो स्टेट्स का फाइनेंस है उसको रेकलेसली ग्रोथ करने का कोशिश की, रेकलेसली, ठीक है। जैसे कि टोडरमल के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, हम एक एक करके सब चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन टोडरमल का जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है उसको उन्होंने ख़त्म करके इन्होंने नया इजारा सिस्टम को इन्होंने लाया, ठीक है। और हम देखेंगे कि जहांदर शाह डिफीटेड होता है किससे? फारूक सियार से। किससे डिफीटेड होता है? फारूक सियार से, ठीक है। और 1713 में फारूक सियार आता है। तो 1707 में औरंगजेब का मृत्यु, फिर 1712 में बहादुर शाह आता है, और 1713 में, ठीक है, और बहादुर शाह के बाद 1712 में बहादुर शाह का मृत्यु होता है, फिर बहादुर शाह के मृत्यु के बाद जहांदर शाह आता है, और 1713 में आपको फारूक सियार देखने को मिलेगा। इन्होंने जहांदर शाह को हराया, डिफीट किया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको बताया किंग मेकर्स बनाने की टेंडेंसी, वो टेंडेंसी आपको फारूक सियार में भी देखने को मिलेगा। जहां जहांदर शाह को किसने बनाया था? जुल्फिकार खान ने राजा बनाया था। वहीं फारूक सियार को सैयद ब्रदर्स ने राजा बनाया। फारूक सियार को किसने बनाया? सैयद ब्रदर्स ने, ठीक है। सैयद ब्रदर्स कौन थे? तो सैयद ब्रदर्स में दो भाई थे, एक अब्दुल्ला खान और दूसरा हुसैन अली खान, ठीक है। और इन्होंने फारूक सियार ने अब्दुल्ला खान को अपना वजीर बनाया और हुसैन अली को मीर बख्शी बनाया। मीन समझ सकते हैं आप, वजीर भी बनाया, मीर बख्शी भी बनाया, फाइनेंस भी दे दिया, पीएम भी बना दिया। मीन्स जो मेन दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे वो इन सैयद ब्रदर्स के हाथ में आ गया। और इन सैयद ब्रदर्स ने कॉम्प्लीटली स्टेट्स के अफेयर्स में अपना डोमिनेशन स्टेब्लिश कर लिया। इनका पॉलिसी भी वही था, रिलीजियस टॉलरेंस का पॉलिसी। देखिए एक इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा आपको एलिमेंट देखने को मिलेगा। जो भी राजा औरंगजेब के बाद आए और जो सक्सेस थोड़ा मोड़ा भी हुए, खास करके पावरफुल नोबल्स के अंडर में, उनमें आपको कॉमन एलिमेंट देखने को मिलेगा। वो क्या कॉमन एलिमेंट देखने को मिलेगा? कि वे सभी रिलीजियसली टॉलरेंट थे। उन सभी ने जो भी अपने पड़ोसी थे, जो भी ऑटोनमस स्टेट्स, जो मैंने स्टेट्स बताया, ठीक है, उनके साथ मराठा हो, राजपूत हो, जाट्स हो, ठीक है, बुंदेलाज हो, उन सभी के साथ उन्होंने कॉन्सिलेट करने की कोशिश की, पीस बनाने की कोशिश की, और सिख्स को उन्होंने सप्रेस किया, एक्सेप्ट बहादुर शाह, जिन्होंने कोशिश किया है, ठीक है। लेकिन बाद में आपको देखने को मिलेगा कि बंदा बहादुर ने क्या किया? रिवॉल्ट कर दिया। हम जब सिक्स पढ़ेंगे तो इसका रीजन भी पढ़ेंगे कि क्यों आखिर ऐसा हुआ, ठीक है। चलिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा गलती इस फारूक सियार ने किया, सबसे बड़ा गलती जो फारूक सियार ने किया, वो क्या किया समझिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग प्रिविलेज देगी। 1717 का फरमान, रॉयल ऑर्डर, ये एक ऐसा सेटबैक था भारत के लिए, मुगल एम्पायर के लिए, जिन्होंने पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट्स को एक कैटलिस्ट दे दिया। और इससे क्या हुआ? इन्होंने जो ये
फरमान ऑर्डर, जिसको हम रॉयल ऑर्डर कह सकते हैं, इसमें बहुत सारे ट्रेडिंग प्रिविलेजेस थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मिला, बंगाल में ट्रेड करने के लिए। और इससे जो बंगाल का नवाब है और ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया। ठीक है, पढ़ेंगे मुर्शिद कुली खान को हम लोग पढ़ेंगे अभी बंगाल में। ठीक है, एक एक करके किस तरह से बंगाल के नवाब और इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया। अब हम थोड़ा समझते हैं कि 1717 का फरमान, इस 1717 का फरमान से जो रॉयल ऑर्डर है, ठीक है, जिसमें कि ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दिए गए, उसमें क्या था। देखिए उसमें क्या था ना कि बहुत सारे कस्टम ड्यूटीज जो है से वे फ्री हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक एक करके देखेंगे कि इन्होंने अपना कॉइन मिंट करना स्टार्ट कर दिया, इनको परमिशन मिल गया कि आप अपने सिक्के बना सकते हो, कॉइन मिंट। ठीक है, और एक एक करके इन्होंने कलकत्ता को फोर्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया। और जब ये कलकत्ता को फोर्टिफाई करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बंगाल का नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इन्हें दस्तक पास करने का भी राइट मिल गया, राइट टू इशू पासेस और दस्तक फॉर द मूवमेंट ऑफ सच गुड्स। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस फरमान में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इस फरमान के रेफरेंस से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका मिसयूज किया। वो क्या था कि जो भी कंपनी के सर्वेंट्स थे वे अब प्राइवेट ट्रेड करने लगे। हालांकि उनको जो ट्रेड करते थे उन्हें उतना ही टैक्स देना पड़ता था जो कि इंडियन मर्चेंट्स को देना पड़ता था, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि अब कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वे प्राइवेट ट्रेड करने लगे। और हम देखेंगे कि बहुत ही जल्दी 1713 में पावर में आता है और इसने फारूक सियार ने खुद को, ठीक है, मीन्स ही वांटेड टू एक्सरसाइज ऑन पावर। समझ रहे हैं, हम देखेंगे कि सैयद बहादुर, हमें एक देखने को मिलेगा कि सैयद बहादुर ने क्या किया, पूरी तरह से अपना स्टेट्स के अफेयर्स में डोमिनेट बनाने की कोशिश किया। ठीक है, और फारूक सियार चाहता था कि वे अपना चलाए, इसीलिए उसने कॉन्स्पिरेसी रची कि क्या किया जाए, सैयद ब्रदर्स को यह किया जाए, मारा जाए। ठीक है, और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के मदद से उन्होंने सैयद ब्रदर्स को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक, समझे? सॉरी, ये चीज़ में तो ये आप समझिए, उन्होंने क्या किया, फारूक सियार जो है, ये आपका फारूक सियार हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिश किया कि सैयद ब्रदर्स का एग्जीक्यूशन कर दिया जाए, इनको इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचा जाए और जो भी पावर है इनके पावर को ख़त्म किया जाए और मैं जो है पूरी तरह से अपना पावर एक्सरसाइज करूं। लेकिन इस सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, इस सैयद ब्रदर्स ने विद द हेल्प ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, इन्होंने इसकी मदद से फारूक सियार को ही एग्जीक्यूट करवा दिया। समझ गए? और ये फर्स्ट टाइम था, ये पहला टाइम था मुगल एम्पायर में, मुगल्स की हिस्ट्री में, जिसमें एक नोबल्स ने अपने एम्पायर को मरवा दिया, किल्ड करवा दिया। समझ गए? तो ये जो किंग मेकर्स बनने की पॉलिसी थी, किंग मेकर्स बनने का जो एक चलन चला था, वो आपको यहाँ पे खास करके सैयद ब्रदर्स का नाम इस किंग मेकर्स में हमेशा लिया जाता है और सबसे आगे लिया जाता है, क्योंकि जुल्फिकार खान को आप देखोगे तो इन्होंने एक ही बनाया, इन्होंने एक ही को बनाया। ठीक है, किनको बनाया था? जहांगीर शाह को बनाया था। लेकिन इस सैयद ब्रदर्स ने कुल 4 राजा को बनाया था, कुल 4 को, जिसमें पहला था फारूक सियार, दूसरा आपको देखने को मिलेगा रफ़ी उद दरजात और तीसरा देखने को मिलेगा रफ़ी उद दौला। इनका पीरियड इतना कम था, इनका पीरियड इतना कम था कि आपको हिस्ट्री में भी नहीं देखने को मिलेगा। क्विक सक्सेशन जिसको हम कह सकते हैं, क्या क्या नाम बताया मैंने, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दरजात एंड रफ़ी उद दौला, जिसको कि शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है। एक तो मरा ट्यूबरकुलोसिस से और दूसरा मिला ये ओपियम एडिक्ट था और ये डिसेंट्री से मर गए। और इन दोनों के बाद मैंने 3 को बताया, फारूक सियार बता दिया,
रफ़ीउद्दर्जात बताया एंड रफ़ीउद्दौला बताया। इन तीन के बाद चौथा एम्पेरर, चौथा राजा जिसको कि सैयद ब्रदर्स ने राजा बनाया एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, वो था रोशन अख्तर बहादुर। ठीक है, रोशन अख्तर को, रोशन अख्तर को, ठीक है, इन्होंने राजा बनाया। और ये सभी सैयद ब्रदर्स के पपेट की तरह काम कर रहे थे। इनका यहाँ तक कि पर्सनल लिबर्टी भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। लोगों से मिलना भी बंद था, उनको जहाँ मन तहाँ कहीं भी मूव करना भी एक तरह से इनका रिस्ट्रिक्शंस लग गया। ठीक है, तो हम रोशन अख्तर बहादुर, रोशन अख्तर बहादुर 1719 में आता है और 1748 तक ये राजा बनता है। और ये आपको लॉन्ग टाइम देखने को मिलेगा। इसका रीज़न समझ सकते हो, मैं बता रहा हूँ रीज़न। ठीक है, इनका जो है नाम जो है एक और नाम था जिसको हम लोग कहते हैं मुहम्मद शाह। ठीक है, मुहम्मद शाह। अब समझिए, ठीक है, खेल क्या है कि मैंने आपको बताया, एक तो जुल्फिकार खान जिन्होंने बनाया एक राजा, एक सैयद ब्रदर्स जिन्होंने 4 राजा बनाया, किंग मेकर्स। इसके बाद इस रोशन अख्तर ने क्या किया, क्योंकि सैयद ब्रदर्स ने क्या किया था, फारूक सियार का एजुकेशन करा दिया था विद द हेल्प ऑफ पेशवा। ठीक है, तो डर तो इन्हें भी था कि यही चीज ये अगर मेरे अगेंस्ट कर दे तो रोशन अख्तर ने विद द हेल्प ऑफ निजामुल मुल्क असफ जहां सैयद ब्रदर्स को का एजुकेशन करा दिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ निजामुल असफ जहां। और यहाँ पे निजामुल मुल्क असफ जहां एक किंग मेकर बन के सामने आए। और इसीलिए जब सैयद ब्रदर्स का एजुकेशन होता है तो आपको देखने को मिलेगा कि रोशन अख्तर 30 साल अप्रोक्सीमेटली रूल करते हैं। और ये एक आखिरी समय था, ये एक आखिरी समय था कि एम्पायर को बचाया जा सके, मुगल एम्पायर को बचाया जा सके। क्यों? क्योंकि मुगल रूल इस समय भी हाई स्टीम में था। जो मुगल आर्मी थे वे मराठा को साउथ में कॉन्सोलिडेट करने में सक्षम हुए थे। राजपूत के साथ भी इनका एक तरह से ये लॉयल थे। और निजामुल मुल्क असफ जहां जैसा पावरफुल नोबल इनके पास था। समझ गए? जहां मुगल रूल्स हाई स्टीम में था, मुगल आर्मी भी ठीक थी, मराठा साउथ में अपना ठीक थे, राजपूत के प्रति भी लॉयल थे, और आपको एक इतना पावरफुल नोबल निजामुल मुल्क असफ जहां, जिसको हम बाद में देखेंगे कि ये हैदराबाद में जाके अपना इंडिपेंडेंट स्टेट स्टेब्लिश करते वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाते। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बोल सकते, वहाँ का राजा बन जाते। समझे? तो इतना तगड़ा आपके पास नोबल्स था। लेकिन सिर्फ जरूरत थी तो एक स्ट्रांग रूलर का, एक दूरदृष्टि वाला देखने वाला रूलर का, जो कि इस पूरे सिचुएशन को मेंटेन कर सकता था, पूरे सिचुएशन को बचा सकता था। और ब्रिटिश जो हमारे भाग्य विधाता बन गए वे नहीं बनते। ठीक है, लेकिन इस मोहम्मद शाह के वीक माइंडेड और इनका फॉन्डनेस वाइन एंड ओमेन, हिज फॉन्डनेस फॉर वाइन एंड ओमेन, ठीक है, शराब और ओमेन, इनके प्रति जो इनका फॉन्डनेस था, इसीलिए इनको रंगीला कहा जाता है। इसीलिए इनको रंगीला टाइटल दिया जाता है मोहम्मद शाह को। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रंगीला किसे कहा जाता है, रंगीला किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा मोहम्मद शाह उर्फ रोशन अख्तर बहादुर, पीरियड 1948। तो यह आखिरी चांस था मुगल एम्पायर को बचाने का। मुगल रूल हाई स्टीम में था, मुगल आर्मी सक्सेस था, मराठा साउथ में अपना सही था, राजपूत लॉयल्स थे, और पावरफुल नोबल निजामुल मुल्क असफ जहां जैसा पावरफुल नोबल आपके पास था। बट
रंगीला का वीक माइंड और हिज फॉरनेस फॉर वाइन एंड ओमेन ने पूरा सिचुएशन बिगाड़ कर रख दिया। और कहा जाता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी बस कमी था तो एक स्ट्रॉन्ग रूलर का, एक फार साइटेड रूलर का, एक दूरदृष्टि से देखने वाला रूलर का। और एवरीथिंग इज ओके बट मोहम्मद शाह वॉज नॉट द मैन ऑफ द मोमेंट। ही वॉज नॉट द मैन ऑफ द मोमेंट। सिर्फ एक राजा की कमी थी जो कि मोहम्मद शाह वो मोमेंट के लिए नहीं बन पाए। समझ गए। और इसी के बाद मोहम्मद शाह रंगीला का जो ये पॉलिसी था, वीकनेस, वीक माइंडेड, हिज फॉरनेस फॉर वाइन एंड ओमेन, इससे आपको देखने को मिलेगा कि जो मुगल एम्पायर है उनका इरिवर्सिबल डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा और फिजिकल ब्रेकअप हो गया। और अब आपको एक और नया एलिमेंट जो आपको देखने को मिलेगा मुगल एम्पायर में, वो मोहम्मद शाह के समय में ही देखने को मिलेगा। आपने इससे पहले बताया, मैंने वार ऑफ सक्सेशन बताया एक रीजन, एक किंग मेकर्स का रीजन बताया, एक मैंने आपको किंग मेकर्स का रीजन बताया कि अब वार ऑफ सक्सेशन के बाद अब जो पावरफुल नोबल्स है वो राजा बनाने लगे। लेकिन इस मोहम्मद शाह के समय एक जो नया एलिमेंट देखने को मिलेगा कि अब जो पावरफुल नोबल्स थे वे जाके अपना सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने लगे। जैसे निजामुल मुल्क असफ जहां ने हैदराबाद जाके बनाया, तो एक ये नया एलिमेंट मुगल काल में, मुगल सल्तनत में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मराठा अब नॉर्थवर्ड एक्सपेंड करने लगे, जो कि साउथ में सिर्फ कॉन्सोलिडेट थे, वे नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन करने की तैयारी में थे। और बाजीराव फर्स्ट ने यहां तक कि दिल्ली में रेड कर दिया। नादिर शाह का इन्वेजन भारत में, और उन्होंने मुगल्स को डिफीट भी कर दिया। और यह सिर्फ एक डिफीट नहीं था मुगल्स के लिए, मुगल्स का रॉयल ट्रेजरी तो खाली हुआ ही हुआ, पीकॉक थ्रोन भी गया, कोहिनूर डायमंड भी गया और 70 करोड़ रुपये लेके गए। और कहा जाता है उसके बाद नादिर शाह ने अपने किंगडम, जो कि पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था, उन्होंने 3 साल के लिए उसे टैक्सेशन फ्री कर दिया। तो इतना पैसा लेके गया, और पैसा तो लेके गया ही गया, कोहिनूर हीरा तो लेके गया ही गया, राजा का पीकॉक थ्रोन लेके गया, और रॉयल ट्रेजरी को तो खाली किया ही किया। लेकिन जो सबसे बड़ा काम इसने कर दिया वो किया कि मुगल एम्पायर के पूरे इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। पूरा इमेज, उनका वीकनेस उजागर कर दिया। और इसका बात, सीधी सी बात है, अंग्रेजों को भी पता चलेगा कि अब वो साख नहीं बचा। जो एक मुगल सल्तनत का रुतबा हुआ करता था, लोगों के लिए एक नज़र में हुआ करता था कि हाँ मुगल सल्तनत है, मुगल राजा है, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, बाबर से लेके कौन कौन नहीं आए। तो इसको पूरी तरह से इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये वीकनेस को पूरी तरह से उजागर कर दिया इस डिफीट ने। और आगे हम पढ़ेंगे, इस लेक्चर को हम लोग अब यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद के जो रूलर्स है मैं पार्ट 2 में लाऊंगा कि अहमद शाह अब्दाली ने भी इन्वेजन किया, 7 बार इन्वेजन किया, 3rd बैटल ऑफ पानीपत हम देखेंगे, और मराठा का भी डिफीट। तो आप इस सिनेरियो को समझिए। आपको मैं एक बेसिक सिनेरियो बता रहा हूँ कि ये भारत हुआ, ठीक है, यहाँ पे पहले अंग्रेज थे, ठीक है, और यहाँ पे आपका मुगल तो पूरा था, लेकिन इस एरिया पे मेनली और इस रीजन पे आपके मराठाज। अब क्या हुआ कि रॉयल फरमान जारी होने के बाद, और इनके पास 2 ऑप्शंस था, या तो ये इधर जाए या तो इधर जाए। तो ये मराठा तो स्ट्रांग उस समय, तो इन्हें मिला ये बंगाल का रीजन, इन्हें फरमान भी 1717 का मिल गया। और यहाँ पे बंगाल का नवाब हुआ करता था, ये चले गए इस साइड, एक फर्टाइल लैंड, सामने बंदरगाह,
व्यापार करने का बहुत ही बढ़िया जगह था और यहाँ पे इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया। लेकिन ये तो यहाँ आ गए, लेकिन अभी भी मुगल्स थे और मराठा भी थे, तो ये देख रहे थे कि कैसे क्या करे। और इधर से अब्दाली का इन्वेजन, और ये भी खत्म, और ये खत्म तो अंग्रेज यहाँ आ गए और पूरा भारत में अंग्रेज राज करने लगे। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठा का डिफीट, और जो बची खुशी साख थी वो भी खत्म। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? विथिन 1 to 2 मिनट एक क्विक रिवीजन करते हैं। उन सभी को हम लोग एक जगह कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे। हमने इतना तो पढ़ लिया कि मुगल का जो डिक्लाइन है उसका सबसे बड़ा वजह इनका इंटरनल वीकनेसेस था, प्लस जो एक्सटर्नल चैलेंजेस थे। साथ ही साथ जो फॉरेन पावर्स इन्वेजन किया, साथ ही साथ जो फॉरेन पावर्स ने इन्वेजन किया, रीजनल पावर्स का इंडिपेंडेंस, और यूरोपियन कंपनीज जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स में आ गए। समझ गए? इंटरनल वीकनेसेस में क्या क्या था? औरंगजेब का मिसगाइडेड पॉलिसी, वीक सक्सेसर्स, और एक के बाद एक वार ऑफ सक्सेशंस, रोल्स ऑफ किंग मेकर्स बनाने की पॉलिसी, जुल्फिकार खान जैसे लोग, सैयद ब्रदर्स, निजामुल मुल्क असफ जहां, ठीक है। साथ ही साथ पूरा मिलिट्री वीक, ट्रेजरी खाली, और आगे हम पढ़ेंगे कि जो इन्होंने फिक्शंस को अंग्रेजों ने जिंदा रखा, ठीक है। साथ ही साथ जागीरदारी क्राइसिस, एक बड़ा एम्पायर, एक इन्फ्लेटेड बैलून जैसा एम्पायर, और इतना बड़ा एम्पायर कि सेंटर कमजोर हो गया, ठीक है। और कुछ एक्सटर्नल जो चैलेंजेस है, एक्सटर्नल चैलेंजेस खास करके एक्सटर्नल एग्रेशंस, पर्शियन एंड दुरानी, ईरानी दुरानी, पर्शियन अफगान्स का, नादिर शाह अब्दाली का इन्वेजन्स, मराठा का राइस, और एट लास्टली यूरोपियन पावर का उदय अंग्रेजों का। ये मुगल एम्पायर्स के डिक्लाइन का मुख्य वजह बना। तो हम लोगों ने बहुत सारे लेटर मुगल्स को पढ़ लिया है, जैसे बहादुर शाह उर्फ मुअज्जम शाह आलम को पढ़ा, फिर हमने जहादर शाह को देखा जो कि जुल्फिकार खान के मदद से बनता है। फिर जहादर शाह के बाद हमने देखा कि फर्रुख सियार बन के आता है जो सैयद ब्रदर्स के मदद से, और फर्रुख सियार को सैयद ब्रदर्स ने एग्जीक्यूट करवा दिया विद द हेल्प ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद इन्होंने रफ़ी उद्दरजात, रफ़ी उद्दौला जिसको शाहजहां द्वितीय कहा जाता है, और रोशन अख्तर बहादुर उर्फ मोहम्मद शाह रंगीला, ये पावर पे आते हैं। इसके बाद के जो भी राजा बने उनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।